गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्चुअली इसको आईएम के लैंग्वेज में स्विच ऑन कहते हैं। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो इंसान का जो स्विच है वो ऑन होना चाहिए। अगर उसका स्विच ऑफ होगा तो शायद वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो मैं अपनी स्टोरी बताने के पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा और कॉमन क्वेश्चन है, उसके आंसर शायद सभी लोगों को पता होंगे। ये सक्सेस के लिए ये आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है मेरा, कुछ पाने के लिए। वेरी गुड। जो काम करने का मन ना करे। ये क्वेश्चन को आप याद रखना। और डर के आगे। वेरी गुड। इसमें से ऐसे कितने लड़के हैं कि जो सोच रहे कि यहाँ से हम लोग पढ़ के जाए, बहुत अच्छी नौकरी करें और अच्छी लड़की मिले, अच्छा घर हो, नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला। तो ज़रा हाथ उठाए, ऐसे कितने लड़के जो यहाँ से जाने के बाद अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। कितने लोग हैं? अच्छा, गर्ल्स भी है क्या इसमें? तो हाथ तो दिख ही नहीं रहे। देखिए ये सारे सेल्फिश लोग हैं। एक्चुअली कैसा है मैं बताता, इस देश को काम करने वालों की जरूरत नहीं है, काम देने वाले बनो। आज हमारे देश में काम करने वाले बहुत है, लाखों करोड़ों, बहुत है। जॉब तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगी। काम देने वाले बनो। आज हमारे देश को काम देने वालों की जरूरत है, काम करने वाले तो बहुत है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखना, इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। मेरी शुरुआत, मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। 2001 तक मैंने ऑटो रिक्शा ही चलाया है। तो जब मैं ऑटो चलाया करता था, चलते चलते एक दिन एक बंदा बैठ गया मेरे गाड़ी में। खड़े हो जाइए, इनके बाल कम है, देख लीजिए इनको। ये जब मैं ऑटो चलाता था तब मिले थे और भगवान सौगंध खा के बोल रहा हूँ, अभी ये 15-20 दिन बाद मिले। मेरे ऑटो में बैठ के जाते थे, आज ये मेरे साथ मर्सिडीज में आए हैं। तो मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मेरे को म्यूज़िक का शौक़ था। तो इनकी फैमिली मेरे ऑटो में पीछे बैठी और ये सामने बैठ के कुछ तो भी बजा रहे थे। अब बजा रहे थे तो मैंने बोला, यार म्यूज़िक का मेरे को भी शौक़ है, आप कहीं ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं क्या? तो बोले हाँ। बोला कहाँ? तो बोले ओपी सिंह में। बोला यार मेरा भी कुछ जुगाड़ जमा दो। वहाँ इनको छोड़ा, उनकी फैमिली को छोड़ा। सेकंड डे इनके घर पे गया। वहाँ पे इन्होंने मुझे ओपी सिंह साहब के यहाँ लेके गया। वहाँ फिर हम लोग काफ़ी साथ में रहे। साउथ अफ्रीका बजाने चले गए। उसके बाद मेरे को चांस मिला बजाने का, काफ़ी सारे शोज़ किया, ये किया। और 2001 में मैंने ऑटो रिक्शा बेच दिया, क्योंकि मम्मी से मैंने कुछ 12,000 लिया था और वो 12,000 लेके मैंने अपने ऑटो रिक्शा से जर्नी स्टार्ट की थी। मेरे पास ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। ऐसा यानी कि हमारे ब्रदर भी या मम्मी बोलो, मम्मी मेरी एक छोटा सा किराने की दुकान चलाती थी। एबीपी न्यूज़ पे आपने शायद देखा होगा, तो उनका भी एक बाइट है उस पर। तो वहाँ काम करते करते एक मेरे को बिजनेस के बारे में क्लिक हुआ। वहाँ 2001 तक मैं ऑर्केस्ट्रा में था। तो वहाँ नागपुर में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा थे। जो
मिनिमम 6,000 7,000 ऐसा इतना ही पैसा लिया करते थे। और हमारे जो मालिक थे मिस्टर ओपी सिंह, वो 1 लाख 1.5 लाख ऐसा लेते थे। तो मैं ये सोचा कि भाई हमारे से अच्छे बजाने वाले वहाँ पे है, हमारे से अच्छी टीम है, पुराने लोग हैं, और हमको इतना पैसा क्यों मिलता है। तो उसका फिर मैंने अंतर देखा क्या क्या था, वो क्या चीज़ थी, वो पकड़ के मैंने बिजनेस में आना शुरू किया। तो 2001 में मैंने ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में हमको खाली 150 रुपये मिलते थे, और शायद 150 रुपये मिलते थे ना, 150 कुछ 150 रुपये बजाने का मिलता था। उसमें कुछ घर का ना होता कुछ, और एक तो क्या उस समय ऐसा था कि शादी के लिए कोई भी लड़की देखने जाते थे तो बोलते सबसे पहले ये पूछते थे वो क्या करते करके तो लड़की मिलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। आज मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश है तो लड़की भी बड़े मुश्किल से मिली। तो 2004 में मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत सारी बैंक में अपना केस डाला कि भाई नहीं अब बिजनेस करना है। 2004 की बात है। 2004 में बहुत सारी ICICI, HDFC, श्रीराम, ऐसी बहुत सारी बैंक थी जिनको मैंने ट्राई किया कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो सब ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। पहली बैंक थी ING वैश्य बैंक, उन्होंने बोला कि भाई हम चेक करते हैं। तो बोले आपका घर कहाँ पे है, तो बोला सर आ जाइए। बड़ा ताजबाग में मैं रहता था, बड़ा ताजबाग में रहता था। वहाँ आए, उन्होंने घर देखा और फिर घर वर देख के चले गए। और सेकंड डे मेरे को फ़ोन आया कि भाई हम लोन नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा क्यों सर, बोले आप स्लम एरिया में रहते हो इसलिए हम आपको, हमारी बैंक वहाँ लोन नहीं दे सकती, और वहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर का लोन नहीं दे सकती। मतलब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन बाद वापस से उनका मेरे को फ़ोन आया कि अगर हमने तुमको लोन दिया तो तुम ये लोन चुका दोगे क्या। मतलब सर मेरी तो नीयत लोन भरने की है, अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए। तो पहला 11 लाख रुपए का लोन मेरे को ING वैश्य बैंक ने दिया। पहला 11 लाख का लोन मेरे को ING वैश्य बैंक ने दिया। आज उसी जगह पे मुझे 100 करोड़ का लोन दिया है। तो जिन्होंने मेरे को पहला लोन दिया था, ही इज वाइस प्रेसिडेंट कोटक महिंद्रा बैंक, वो आज मेरे यहाँ फाइनेंस हेड है। उनका मेरे पे बहुत एहसान था। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र मुंबई के लिए हुआ। तो मैं बोला सर आप आ जाइए यहाँ पे। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोटक महिंद्रा बैंक छोड़ के मेरे यहाँ आना, क्योंकि उनका 30 लाख रुपए का पैकेज था, इतना बड़ा पैकेज था। IIM अहमदाबाद में भी उनसे एक क्वेश्चन किया गया, IIM के बारे में बाद में आऊँगा मैं। तो ये मेरी जर्नी रही। तो मैं धीरे 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 अपना बढ़ रहा था। कुछ गाड़ियाँ खरीदी 2006-07, फिर ING ने मेरे को तो 10 करोड़ तक लोन दे दिया था। 2013 के बाद मेरा लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। 2013 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुत सारे बदलाव आए। उस समय मेरे ख्याल से मैं 64 करोड़ का कुछ टर्नओवर कर रहा था। तो पेपर में एक ऐड आया था कि पेट्रोल पंप देना है करके। पेट्रोल पंप के लिए एक ऐड आया, तो उसमें लिखा था कि मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, 10वीं SSC पास चाहिए। तो मैं तो मैट्रिक फेल था। तो उस समय एक दिमाग में आया, बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा था, मतलब चलो ये भी करके देखते हैं। मैं स्कूल गया, सर से बोला सर मेरे को एग्ज़ाम देना है। तो पहले तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा बोले अभी क्या करने वाले हो एग्ज़ाम दे के। बोला सर बस ऐसे 10वीं पास करना है, जब पढ़ाई छूट गई थी अभी करना है। तो बोले अभी डेट ख़त्म हो गई। डेट ख़त्म हो गई तो मतलब अभी आगे क्या होगा। तो बोले बोर्ड में जाइए। बोर्ड गया, बोर्ड में उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर बैठिए। मतलब सर बैठना तो मुझे अभी है, आप खाली रास्ता बताइए। तो बोले ठीक है एक काम करो, बोले एजुकेशन मिनिस्टर का एक लेटर लेके आ जाओ, बोले हम आपको बैठा लेंगे। अब उन्होंने मुझे तरकमाइसिन दे दिया कि भाई चला जाएगा। उन्होंने इतना बोला, मैं सेकंड डे मुंबई गया, एजुकेशन मिनिस्टर से लेटर लाया, उनको बोला सर मेरे को पढ़ाई करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपका लेटर चाहिए।
लेटर लेके आया, बोर्ड में दिया। बोर्ड में जैसे ही दिया उन्होंने तुरंत मीटिंग बिठाई, ये हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम नागपुर में कोई बंदा एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर लेके आ रहा है। तो उन्होंने ठीक है मुझे परमिट किया बैठने के लिए, परमिट किया। अब एग्ज़ाम का दिन, जैसे ही स्कूल में गया सारे बच्चे खड़े हो गए गुड मॉर्निंग सर करके। वो मेरे लिए सबसे तकलीफ दे। बोला बैठ जाओ, मैं भी पेपर देने ही आया हूँ। पेपर देने बैठा, 4 टीचर मेरे आगे आजू बाजू खड़े घूम रहे, बोले खड़े हो जाइए। बोला क्यों, आपको चेक करना है? बोले यार इतने बच्चे हैं उनको चेक नहीं कर रहे, मैं ही मिला आपको चेक करने के लिए? नहीं, बोले आपको बोर्ड से ऑर्डर है। ठीक है भाई चेक करो। उन्होंने चेक किया, कोई चीट वीट लाया क्या? कुछ नहीं। अरे मैंने बोला सर अगर ये सब मेरे को करना ही रहता, मैं अपनी जगह किसी और को बिठा दिया रहता, मैं किस यहाँ क्यों आता? ये मेरी जिद थी कि मेरे को खुद पास करना है करके। तो वो 4 टीचर पूरे बच्चों की तरफ किधर भी नहीं, वो मेरे पर देखते थे कि क्या लिख रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं। ऐसे करके बड़े तकलीफ से मैंने पेपर दिया। जिस दिन रिजल्ट की बारी आई, मतलब चलो आज रिजल्ट है देखते हैं। कंप्यूटर के सामने अपना ऑनलाइन करके देख रहा हूँ, मेरा दिखा ही नहीं रहा उसमें, ना फेल दिखा रहा ना पास दिखा रहा। मैं बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने स्कूल में फ़ोन किया कि भाई ये मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? बाकी सबका दिखा रहा, कुछ तो दिखाओ, फेल हुआ पास हुआ कुछ तो दिखाओ। नहीं, बोले आपको बोर्ड में बुलाया है। मतलब अरे भगवान। ठीक है, अपने एक दोस्त को लेके बोर्ड पहुंचा। 11 लोगों की कमेटी बिठा दी है वहाँ पे उन्होंने, जैसा कि मैं कुछ बम डाल रहा था वहाँ पे। 11 लोगों की कमेटी बिठाए, मेरे पूरे पेपर लिए। मेरे को पूछते ये आप ही ने लिखा है? मौला नहीं, मेरा कुछ हमशक्ल आके लिखा है। 4 मास्टर तो आपने पहले मेरे पीछे लगा दिए थे, सीसीटीवी कैमरा है, आप देख लो किसने लिखा है। नहीं, बोले कुछ तो भी दाल में काला है। मतलब ठीक है, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट की, बोले ठीक है परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा। परसों चेक किया मैं, उन्होंने मेरे को फेल कर दिया। मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने स्कूल में एक एप्लीकेशन दी कि मेरे पेपर क्रॉस चेक की जाए। क्रॉस चेक किए तो पासिंग से 2 मार्क ज़्यादा थे। जैसा पासिंग मार्क 35 लगते तो 37 थे। तो हमारे स्कूल के 3-4 टीचरों ने लिख के भेज दिया कि भाई ये बंदा पास है, आप इसको पास कीजिए। बोर्ड वाले अड़ गए, नहीं हम इसको पास ही नहीं कर सकते, बोले फेल कर दिए तो कर दिए। इनकी रिपोर्ट भी गई। बोला ठीक है। सेकंड टाइम बैठा, सेकंड टाइम पढ़ाई करते समय मेरे से एक मिस्टेक हो गई। मैंने एक न्यू कोर्स का पेपर दिया, एक ओल्ड कोर्स का दे दिया, दोबारा फेल हो गया। थर्ड टाइम बैठा तब पास हुआ। तो कुछ करने के लिए आपके अंदर जिद बहुत ज़रूरी है। जब मेरा बहुत सारा न्यूज़ चैनलों पे आ रहा था, एबीपी न्यूज़ पे आया, न्यूज़ 24 पे आया, जी न्यूज़ पे आया, आईएम से बुलाया, आईएम अहमदाबाद। मैं तो कभी कॉलेज ही नहीं गया। आईएम अहमदाबाद से मेरे को बोले हमको आपको चेक करना है, आपने बिजनेस कैसा खड़ा किया, हाउ टू पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आईएम ने मेरे को बुलाया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था आईएम क्या होता है करके। आईएम पता ही नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। ये लोगों उन्होंने ही दिया है। आईएम मना कर दिया तो उन्होंने बोला यार ये कौन सा व्यक्ति है साला, आईएम में तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। सेकंड टाइम उन्होंने महिंद्रा वालों को बोला। फर्स्ट टाइम मेरा मोटर इंडिया को बोला था उन्होंने, सेकंड टाइम महिंद्रा वालों को बोला। महिंद्रा वाले आए और एक मेरा दोस्त था वसीम शेख करके, उसने उस पेपर पे साइन कर दिया, पूरा फिलअप कर दिया और मेरे को बोला यहाँ साइन करो। मैंने साइन कर दिया। मेरे को पूछा उसने, बोले आपको आईएम क्या है पता है क्या? बोला नहीं।
आई एम वो इंस्टीट्यूट है बोले जहाँ इंडिया का हर बच्चा, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का हर बच्चा वहाँ पे चाहता है कि उसका एडमिशन हो जाए। मतलब भाई ठीक है, 9 दिन के लिए जाना था, उन्होंने बुलाया था, वो मेरे पे स्टडी कर रहे थे, कैसे स्टडी कर रहे थे। मैं IIM गया, उन्होंने पूछा मेरे फाइनेंस कैसा अरेंज किया, वो पूछा कैसा बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस मैंने खुद ने स्टार्ट किया था और मेरी फैमिली में कोई भी मैट्रिक के ऊपर पढ़ा नहीं है, हम 3 भाई है 1 बहन है, कोई भी 10वीं के ऊपर पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे को बोला इसमें मिनिस्टर का पैसा है, ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने वहाँ से टीम भेजी नागपुर टीम भेजी, उन्होंने पूरे मेरे अकाउंट्स चेक किए, पूरा सब कुछ चेक किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को वापस से 24 नवंबर को वहाँ बुलाया। इंडिया की उन्होंने टॉप 3700 एंट्रीज ली थी, ऐसा मेरे को मेल आया, लेकिन वहाँ तो फाइनल में खाली 20 लोग आए थे। मैं गया, IIM में बुलाया, बोले चलो मतलब वापस से हमारे आगे भूषण जी थे, उनको ले गया। तो वहाँ पे 18 जजेस, बड़ी बड़ी ज्यूरी, इंडिया के इकोनॉमिक्स ये वो सब। तो मैं बोला मैं ये मेरे बस की बात नहीं, मतलब इनके क्वेश्चन के आंसर्स देने की। तो बोले नहीं ऐसा कि नहीं, आपने जो अपने मॉडल में किया है वो आप बता दो करके। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन आए थे वहाँ पे, इंडिया के अच्छे, और 2 लड़के जो ऐसे थे जो USA से थे, जिन्होंने USA में एजुकेशन लिया है। गया मैं ऐसे ही चला गया कि भाई चलो IIM में जाना। IIM ने उन 20 में से 6 को सिलेक्ट करना था। उन्होंने पहले तो 3700 एंट्रीज थी, उसमें से 20 को सिलेक्ट किया था। 20 में से 6 को सिलेक्ट करना था, तो मैं भी चला गया। मुझे बुलाया, बोले आप भी इस कतार में है करके, मतलब धन्यवाद। गए, मैंने अपना बता दिया, फिर मेरे साथ भूषण जी थे, मतलब सेकंड डे का फ़्लाइट बुक करो और अपने को चलना है अपने बस। क्योंकि मैं जब गया ना, वहाँ सारे बच्चे बहुत सारा PPT बना रहे थे, रात भर 4 बजे, वो तो रात के 4 बजे पढ़ते थे, बस मैं उनको देखता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, मेरे पास जो था वो मेरा बिजनेस था, मैं पढ़ा नहीं। तो रोज़ रात के 4 बजे तक उनके साथ बैठता था मैं और देखता था वो क्या कर रहे करके। जब सिलेक्शन हुआ, कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ आपसे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है आप लोगों को? सबसे बड़ा चैलेंज कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर आप चैलेंज को समझोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चैलेंज ही नहीं है। इस आंसर पे मेरे को IIM में 10 मार्क मिले। वहाँ पे मुझे वृंदा जागीरदार, जो इंडिया की इकोनॉमिक्स से SBI बैंक की चीफ डायरेक्टर कुछ तो भी है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, बाकी भी लोगों से किया था, बहुत सारे लोगों से किया था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो मेरा जवाब था कि मैम कोई चैलेंज नहीं है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस देखो, टाटा देखो या और कोई, अगर चैलेंज रहता तो वो इतने ऊपर नहीं जाते थे। ये एक टीम वर्क होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी पूरी टीम करती है। इसलिए कोई चैलेंज नहीं, सिर्फ सोचना आपको है। तो वहाँ पे 20 लोगों में से 6 को सिलेक्ट करने वाले थे। जब 6 को सिलेक्ट किया गया तो उसमें भी गलती से मेरा नाम आ गया। मेरा नाम आया, उसमें और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनका 3000 करोड़ का टर्नओवर था और काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। मैं अचानक ये हो गया कि भाई मेरा नाम कैसा IIM ने ये किया। सेकंड डे फिर रात में पढ़ाई करना था, तब भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैंने उनसे बोल दिया था कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे हिंदी में करिए, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, उसका आंसर मैं आपको हिंदी में दूंगा। सारे जजेस को बोला था मैंने। और जजेस भी बहुत बड़े बड़े थे, जैसा रघुराम सर, IIT बेंगलोर के डायरेक्टर्स, जो वृंदा जागीरदार है, जो अपने RBI गवर्नर रह चुके रघुराम राजन जो थे, उनके साथ के लोग, और इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े लोग, 18 शायद 3 ग्रेट ज्यूरी, ऐसे 3 टाइप की 6 लोगों की ज्यूरी थी। जब 6 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, 6 में 20 मिनट दिए उन्होंने बोलने के लिए, अपना बिजनेस मॉडल समझाने के लिए। तो 6 में से वो 3 को सिलेक्ट करने वाले थे। तो कंपटीशन इतना तगड़ा था
कि उन्होंने 4 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें भी मैं था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये बच्चे इतने पढ़े अच्छे, एजेड भी लोग थे। एक बंदा जो था पिछले 10 साल से, उसने 14 प्रोग्राम अटेंड किए उसमें, उस कंपटीशन में, और मेरा ये पहले ही था। 4 लोगों को उन्होंने ये किया और 4 लोगों को फिर वो कंटिन्यू हुआ। तो उसमें एक दिल्ली की एक लेडीज़ थी, और एक बेंगलोर से एक बंदा था, एक मुंबई से था, और नागपुर से मैं था। और ये शो पूरे इंडिया में लाइव था, पूरे इंडिया में सारी बड़ी कंपनियां देख रही थी। मैंने डर के मारे नागपुर में बताया नहीं अपने घर पे क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ जीत के आने वाला हूँ करके, मैंने नहीं बताया। 4 लोग थे, 4 लोगों का कंपटीशन हुआ, उनके क्वेश्चन थे। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे और किया, बोले आपके यहाँ कितने बंदे काम करते हैं? बोला 500, 550, 600 लोग काम करते होंगे। उसमें उन्होंने पूछा, बोले इंजीनियर कितने हैं, MBA कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, BCom वाले कितने हैं? बोला काफ़ी सारे हैं। घुमाने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन उससे मुझसे ये किया था, बोले इन सभी को आप ही रखते हैं? बोला मैडम नहीं। बोला मेरा एजुकेशन ही 10th फेल हूँ मैं क्या उनसे क्वेश्चन करूँगा? बोला मेरे एक HR की टीम है, वो उनको रखती है। 4 बचे। अब जिसको मैं फर्स्ट समझ रहा था, पहला नाम उन्होंने उसका ले लिया, रोहन शाह करके, जिसको मैं समझ रहा था कि ये फर्स्ट है। रोहन शाह 4th आया, बचे हम 3 में से 3rd नाम उन्होंने ले लिया काजल कपूर, जो DGFC के मालिक है। शायद उनका 3000 करोड़ का टर्नओवर है, और काफ़ी पुरानी कंपनी, दिल्ली की कंपनी है, कार कैरियर के लिए ये लोग काम करते हैं। 3rd नाम उनका ले लिया। अब बचे 2। मतलब चलो यहाँ से कुछ तो मिलेगा फर्स्ट नहीं, सेकंड तो सही। उन्होंने बोला कि पहले हम सेकंड का नाम लेंगे, बाद में विनर खुद ब खुद समझ जाए। तो उन्होंने बोला सेकंड गणपति लॉजिस्टिक विनर इज प्यारे खान। तो मैंने भगवान को थैंक्स बोला कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया, और तूने भेजा भी तो मेरे को ऐसे कॉलेज जहाँ हर किसी का एक सपना होता है, और वहाँ जाने के बाद वो भी वहाँ से विनर बन गया। मेरे भी बहुत सारे कॉलेजों में स्पीच होते हैं, अभी DY पाटिल पूना में भी है, या रायसोनी में शायद मेरा दूसरी बार है। तो दोस्तों मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, फिर से रिपीट कीजिए इसको। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, जब भी आप कुछ पाओगे। जो काम करने का मन ना करे वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मेरा नीट था 200 रुपये पर डे मेरे को चाहिए था। तो रात के 10 बजे या 12 बजे, चाहे 1 बजे, मैं तब तक घर नहीं आता था, तब तक वो 200 रुपये मेरे को नहीं मिलते थे। तो मेरा मन ऑटो चलाने का नहीं करता था, लेकिन तब भी मैं ऑटो चला ही जा रहा था। तो सक्सेस के लिए, और डर के आगे जीत कभी नहीं होती। डर के आगे हमेशा दर्द है। डरोगे तो क्या जीतोगे? आपने देखा कई बच्चे सुसाइड कर लेते डर के मारे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में क्या नंबर आएंगे, क्या नहीं, क्या होगा। तो डर के आगे दोस्तों कभी जीत नहीं है। डर के आगे हमेशा दर्द है। तो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मेरे जैसे आप भी बन सकते हो। मेरा तो एजुकेशन ही नहीं है, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे। सोच अपनी एक ब्राइट रखें, और हमारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के लिए करना सोचिए। और मैं जितने भी बच्चे हैं कि वो बस उनका यही रहता है कि भाई पढ़ाई करना, और पढ़ाई के बाद बस एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, अच्छी सी बीवी मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, ज़िंदगी ख़त्म। हम देश को क्या दे रहे, लोगों को क्या दे रहे? लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं,
मेरे साथ साथ आपको भी करना है। एक शेर बोलूँगा, राहों की जहमतों के तुम्हें क्या सबूत दूँ, राहों की जहमतों के तुम्हें क्या सबूत दूँ, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैरों के छालों ने, चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैरों के छालों ने, कितनी दूर महफिल सजा ली राय सोनी वालों ने। तो मेरे साथ आप लोगों को सबको स्विच ऑन बोलना है। क्या बोलना है? लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इंसान का स्विच ऑन रहना चाहिए। अगर मैं इस हॉल के लाइट बंद कर दूंगा तो एक आपको अजब सी घुटन महसूस होगी, लेकिन जैसी उजाला होता है लाइफ में तो आपको कुछ अच्छा लगता है। तो मेरे साथ आपको बोलना है स्विच। हाथ ऐसा रखिए और जोर से बोलना है, स्विच ऑन, 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 स्विच ऑन। धन्यवाद। क्वेश्चन आप हिंदी में पूछिए। हाँ सर, ज़रूर। सर, आपने 2001 से लेके अब तक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या फेस की है, और सर आपने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी था मेरे लिए मैट्रिक पास करना, उससे बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे लिए कोई नहीं थी। बाकी सब चीज़ों को मैं छोटा समझता हूँ। मैं ये नागपुर की एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से बाहर भी काम करती है। हमारी 240 व्हीकल्स है, 240 मेरे पास ट्रेलर है, विदर्भ का सबसे बड़ा पंप है, और भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के बाहर, और लेह लद्दाख, कारगिल, मैं ऐसे जगह काम करता हूँ जहाँ पे हर कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, भीड़ से कुछ अलग करने का सोचें, तब आप कुछ अपने आप को एक ब्रांड बना पाओगे। बाकी लोग अगर जैसा कर रहे वैसा आपने किया तो आपका कोई एक वैल्यू नहीं रहेगा। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? किसी को पूछना है कोई सवाल? तो दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। सर मैं पूछ लूँ एक सवाल मेरे बाद? हाँ, मुझे ये पूछना है कि जब आप ऑटो चलाते थे तब ऐसी, मतलब एक कोई ऐसी चीज़ क्या हुई कि आपने सोचा कि नहीं मैं ये करके रहूँगा? मेरे को एक समय मेरे पे ऐसा आया कि अब पैसा ही नहीं था। एक ऐसी चिढ़ आई कि नहीं, इस पैसे को तो अब नीचे लेके आना है। वो मेरे अंदर कुछ होता है ना कि जीवन में कुछ घटना घटित हो, इंसान कभी भूखा रह गया हो, ये हो वो, तो पैसे की बहुत तकलीफ थी। तो दिमाग में एक चीज़ है कि नहीं भी पैसा ही कमाना है। मैंने सब कुछ छोड़ दी, पूरा फोकस, और अच्छे से ईमानदारी से बिजनेस। तो हम लोग, मैं मैट्रिक तक भी पढ़ा, तब जो हमको 2 महीने की छुट्टी लगती थी तब भी हम लोग काम करते थे। तो वो तो था, लेकिन जब पैसे की जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, ज़रूरतें पूरी नहीं होने लगी, घर नहीं चलने लगा, तब मैंने सोचा कि नहीं पैसा तो कमाना है। अब मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कमाऊंगा। आखिरी सवाल। सर, आपने कहा कि जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना चाहिए। यस। मैं और मेरे जैसे ऐसे बहुत से यूथ है ऐसा सोचते हैं, बट जब रिस्क की बात आती है तो बहुत सारे यूथ पीछे हट जाते हैं। वही सर, तो उस वही रिस्क से ऊपर हटकर कैसे सोचे? और दूसरा नहीं, सवाल नहीं। मेरा ये है सर कि ऐसे कौन सी, यानी 2 वाक्यों में आप अपने पूरे जीवन का सार बताना चाहेंगे कि जिनको हम अपना कर आपके जैसा ही कुछ पा सके? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप, वही होता है ना, आप रिस्क नहीं लेते इसलिए आप आगे कहाँ से बढ़ोगे? आप सोचोगे नहीं। जितने बच्चे हैं वो बस सोचते और पीछे हो जाते। अरे आप शुरू तो करो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? खराब ही होगा ना। इंसान, कई लोग ऐसे रहते हैं कि फेल होने के बाद सुसाइड कर लेते, लेकिन जो कोशिश करते वो पास होते हैं। इसलिए कोशिश उस चींटी की तरह करो जो शक्कर का दाना बार बार ऊपर लेके जाती है और नीचे गिराती है, लेकिन आखिरी में वो लेके जाती है।
ओके, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एक और. Sir, I just want to share something. It Question is हिंदी. हिंदी में एक शेयर करना चाहती हूँ. मैं खुद एमटेक इंजीनियर हूँ, माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो इंजीनियर. हम लोग ऐसे ही बच्चों से पूछा करते, 12 साल का बेटा है मेरा. वो कभी कहते हैं कि पायलट बनेगा, कभी इंजीनियर बनेगा. अभी लास्ट वीक उसने मुझे बोला कि मैं 2 बिजनेस करने वाला है. एक तो मैं ऑटो चलाने वाला हूँ. इट इज़ अ फैक्ट, आई स्वेयर आई एम टेलिंग. एंड आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि नहीं हर्ष ऐसे नहीं बोलते. तो आई टेक माई वर्ड्स बैक नाउ. और सर को देख के आई टेक माई वर्ड्स बैक. जो भी करो, बी सक्सेसफुल. दिल से करो. बिजनेस कोई भी, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता. धंधा कोई भी छोटा नहीं होता. दिल से करो, जो भी करना है दिल से करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. थैंक यू. So,